Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 12th class physics unit 4th. Our topic is power in LCR series AC circuit. मतलब कि इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस तीनों सीरीज में हैं और AC सर्किट के अंदर लगे हुए हैं। तो उस केस में हम पावर कैसे निकालते हैं और साथ में हम निकालेंगे उसका पावर फैक्टर क्या होता है। देखिए, तो करंट की बात करें एसी सर्किट में बोथ ईएमएफ और करंट दोनों ही, ईएमएफ यानी कि पोटेंशियल वोल्टेज की बात करें और करंट की बात करें, कंटिन्यूसली चेंज करते हैं क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है ये, अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी उसमें अल्टरनेटिंग और करंट भी। तो इसके केस में जो सिंपल हम पावर नहीं निकाल सकते, तो यानी कि यहाँ पे फिर पावर हम कैसे निकाल, देखो इलेक्ट्रिक पावर विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, जो पावर प्रोडक्ट इसकी होती है वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट होती है पावर, यानी कि वी आई के बराबर जो होती है, हम पढ़ते आते हैं 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है पावर का। तो यानी कि उसके बराबर सिंपल हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है भाई, हमें एवरेज पावर निकालनी पड़ती है क्योंकि एक बार करंट की वैल्यू मैक्सिमम जाती है, एक बार मिनिमम जाती है। इसी तरह से पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होती है, मैक्सिमम और मिनिमम होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे हम। तो देखिए, इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एन एसी सर्किट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी क्षण के लिए निकालने हम, उसके लिए हम स्मॉल वर्क निकाल देंगे और फिर कंप्लीट वर्क और रेट ऑफ डूइंग वर्क निकाल के हम क्या निकाल देंगे, पावर। तो देखिए, स्मॉल इंस्टेंट के लिए मतलब ईएमएफ और स्मॉल इंस्टेंट के लिए ही करंट है। तो उन दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, पावर के लिए। पावर कौन सी है, एवरेज पावर आती है इंस्टेंटेनियस। देखिए, सपोज दैट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड करंट इन एसी सर्किट रिस्पेक्टिवली, ईएमएफ को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ई नोट सी क्या मैक्सिमम वैल्यू है और ओमेगा टी क्या है इसका, इनके इसका ओमेगा फ्रीक्वेंसी 2/टी, टी इंस्टेंट टाइम टी है। और आई क्या है, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। प्लस फाई का मतलब क्या है भाई, जो फाई है वो फेज एंगल उसका, यानी कि फेज एंगल लीड है, मतलब आगे है करंट, वोल्टेज से आगे चल रहा है, कितना एंगल, फाई, यानी कि उसका फाई फेज डिफरेंस दोनों में क्या हो गया, फाई हो गया। ओमेगा किसके बराबर होता है, 2π/टी, और टी क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड। तो इस केस में दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी तो क्या हमारा निकालेगी, पावर निकालेगी। देखिए, यानी कि पावर एट इंस्टेंट टी, पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि W/dt। स्मॉल के लिए हम पहले निकाल देंगे और फिर हम निकाल देंगे भी कंप्लीट के लिए, यानी कि ई इंटू आई, किसी क्षण पे ई ईएमएफ है यानी कि वोल्टेज है और आई करंट है। तो दोनों की हम वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। ई की वैल्यू हमने पीछे अभी लिखी थी, ई नोट साइन ओमेगा टी, और आई की वैल्यू क्या थी, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब जो इसमें कॉमन है उसको बाहर निकाल लिए। कॉमन हमारे पास यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, तो इसको अगर हम लिखते हैं तो ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी। तो इसके बाद गुणा में हमारे पास क्या था, ई नोट और आई नोट तो बाहर ही निकाल दिए, यहाँ क्या बच गया, साइन ओमेगा टी, और यहाँ है साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी कि साइन ए प्लस बी, जिसका फार्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो फिर क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाई, ये हमने लिख दिया है इस तरह से। तो ये हम लिख देंगे। तो इसके बाद हम इसको, जब ये कॉमन था सारे में, तो ये साइन अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो साइन का स्केयर ओमेगा टी साथ में कोस फाई, आगे फिर कोस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर भी हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाएंगे भाई। देखिए, साइन स्केयर ओमेगा टी का जो वैल्यू रखने वाले यहाँ पे कोस 2 थीटा, या थीटा की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी है, तो वो किसके बराबर होता है, 1 - 2 साइन स्केयर थीटा के बराबर होता है। थीटा क्या है, ओमेगा टी। तो अब यहाँ पे 2 मतलब कि साइन स्केयर ओमेगा टी की जहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फिर एक तरफ इसको रखेंगे और दूसरी तरफ इसको दूसरी तरफ लेके बहुत प्लस का हो गया और उसको उस तरफ ले गए तो वो माइनस का हो गया, यानी कि 1 - cos 2 ओमेगा टी और बटे में ये 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हम इसकी जगह रख देंगे। ऐसे ही दूसरी वैल्यू हमारे पास साइन कोस की बजाय फिर साइन 2 ओमेगा टी, वो क्या होता है भाई, 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी के बराबर होता है वो। तो उसकी वैल्यू जब हम यहाँ से फिर रखते हैं हम यहाँ पे हमारे पास क्या, साइन ओमेगा टी और साथ में क्या है, कोस ओमेगा टी। इसकी जगह फिर हम क्या रख देंगे भाई, ये 2 नीचे चला गया, इनके साइन 2 ओमेगा टी बटे में 2, इसकी जगह हम ये वैल्यू रख देंगे।
तो देखिए फिर अब इन दोनों की वैल्यू रखने के बाद साइन स्क्वायर की जगह हमने ये वैल्यू रख दी 1 माइनस कोस 2 पाई ओमेगा टी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू होती है, फार्मूला है ये, तो इस जगह रख दी। साथ में क्या है कोस पाई। अब साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, ये जो इसकी वैल्यू हमारी क्या आई है साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, तो इसकी जगह ये रख दी। बाद में इसके साथ में क्या है साइन फाई है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। तो ये क्या है, इट इफ दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर एज्यूम टू रिमेन्स कांस्टेंट फॉर स्मॉल टाइम डी टी। मान लीजिए कांस्टेंट है स्मॉल टाइम डी टी के लिए, तो वर्क डन इन दिस, तो फिर वर्क डन कितना हो जाएगा भाई। वर्क डन अगर हम यहाँ पे फिर निकालते हैं इसका, देखिए तो टी को हम क्या लेंगे दूसरी तरफ, डी ओमेगा बाई डी टी था, टी दूसरी तरफ चला जाएगा, इस तरफ डी टी आ गया। तो ये स्मॉल वर्क हम निकाल देंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे कंप्लीट वर्क निकालने के लिए। अगर कंप्लीट वर्क पूरा साइकिल क्या है 0 से लेके टी तक, टी क्या है इसका टाइम पीरियड है, उससे हम क्या निकाल देंगे इसका वर्क डन जो आएगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आएगी कंज्यूम होगी किसी भी सर्किट में, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, तो वो एनर्जी यानी कि जो पावर के रूप में है वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे फिर, यानी कि इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 से लेके टी तक इस तरफ करते हैं, तो हमारे इसका सारे का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, इसका सारे का इंटीग्रेशन। अब एक एक करके पार्ट में इसका इंटीग्रेशन हो जाता, डब्ल्यू ये कांस्टेंट है इसका बाहर निकल जाएगा। कोस फाई का इंटीग्रेशन करते हैं, साथ में क्या डी टी है, मतलब इसके साथ डी टी आएगा, तो कोस फाई के साथ तो टी है नहीं, अकेला कोस फाई है, तो कोस फाई बाहर, अंदर क्या बच गया डी टी का इंटीग्रेशन, माइनस फिर कोस फाई है यहाँ पे, इसके साथ कोई टी नहीं है, इसके साथ टी है कोस 2 पाई ओमेगा टी, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटू में डी टी। ऐसे ही साइन फाई के साथ कोई टी नहीं है, साइन फाई बाहर आ गया, साइन 2 ओमेगा टी इसके साथ टी है, तो इसका डी टी मतलब कि इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए फिर तो वर्क हम जब निकालते हैं तो फिर यानी कि कोस फाई ऐसे ही बाहर है, एक का इंटीग्रेशन करते हैं तो टी आ जाएगा, यानी कि 0 से लेकर टी तक एक का इंटीग्रेशन का आ गया टी। ऐसे ही कोस 2 ओमेगा टी का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है साइन 2 ओमेगा टी बटे में, फिर बाद में इसका करते हैं तो 2 ओमेगा नीचे आता है, कहाँ से कहाँ लिमिट 0 से टी तक है, प्लस ऐसे साइन 2 ओमेगा टी करते हैं तो माइनस कोस 2 ओमेगा टी आता है और बटे में फिर 2 ओमेगा आता है। अब ये वैल्यू रख दीजिए, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार फिर माइनस लोअर लिमिट ये रख दीजिए, एक बार स्मॉल टी की जगह टी रख दिया और एक बार क्या रख दी माइनस करके 0, फिर माइनस में इसके जगह टी की जगह एक बार तो कैपिटल टी रख देना है, यानी कि 2 ओमेगा की जगह तो मैंने क्या रख दिया, ओमेगा क्या होता है 2, ऐसे कैसा ओमेगा क्या होता है 2 पाई बटे में टी, और स्मॉल टी की जगह ये टी रख दिया, माइनस साइन बटे में 2 ओमेगा ऐसे कैसा, तो माइनस ऊपर माइनस के 2 पाई ओमेगा की जगह 2 पाई बटे टी, और इसकी जगह क्या रख दिया 0। इसी तरह से दूसरी तरफ हमारे पास ये माइनस का है पहले ही, ये तो माइनस का हो जाएगा, तो जो माइनस में होने वाला था अंदर वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे ओमेगा की जगह इधर भी क्या आ जाएगा 2 पाई बटे टी, एक बार स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रख देंगे और एक बार क्या रख देंगे 0 रख देंगे। तो देखिए फिर तो उसी तरीके से हमारे पास कोस पाई है, टी 0 तो 0 बन गया, तो माइनस, अब ये साइन टी से टी कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 पाई, मतलब पाई का मल्टीपल साइन कुछ भी होगा क्या आ जाएगा 0, ये भी पाई का मल्टीपल है साइन पाई, तो ये भी 0 हो गया, प्लस आगे फिर दूसरी तरफ क्या है साइन फाई बाहर था, कोस पाई टी से टी कट गया, कोस पाई मतलब कि देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है -1, और यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू क्या होती है भाई 1, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा हमारे पास -1 और +1, ये भी क्या हो गया 0। तो इस तरह से हमारे पास फिर ये आ जाएगा वर्क कोस फाई, ये पीछे वाला सारा क्या हो गया है 0 हो गया है, कोस फाई टी, तो ये हमारी क्या आ गई वर्क आ गया। अब हम यहाँ से एवरेज पावर अगर निकालते हैं एसी सर्किट की, तो यानी कि पी एवरेज वर्क बटे में क्या लिख देंगे हम टाइम पीरियड कितना होता है इसका टी बटे में टी, तो हम जब ऐसे ही इसके बटे में टी लिखते हैं तो टी से टी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा E0 I0 बटे 2 कोस फाई। इस तरह से हमारी ये क्या आ जाएगी एवरेज पावर आ जाएगी। और एवरेज इसको मुझे अगर ये लिखना चाहें 2 को क्या लिख सकते √2, इसके नीचे भी √2 लिख दिया और इसके नीचे भी √2 लिख दिया, तो ये √2 लिखने से ये वर्चुअल वैल्यू हो जाती है ई की, यानी कि EMF की, और ये करंट की वर्चुअल वैल्यू हो जाएगी। तो मतलब कि पी एवरेज क्या होगी फिर EV कोस फाई, तो EV क्या है EMF यानी कि वोल्टेज की वर्चुअल वैल्यू है, और
आई वी क्या है, करंट की वर्चुअल वैल्यू है, और कोस फाई यहाँ पे जिस तरह से यानी इनके बीच में क्या है, एंगल है, इनके फेज एंगल है। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं भाई। तो हैंस एवरेज पावर ओवर ए कंप्लीट सर्कल इज एन इंडक्टिव सर्किट इज डी, जो किसके बराबर है, दोनों की प्रोडक्ट के बराबर है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ वर्चुअल ईएमएफ एंड वर्चुअल करंट एंड कोसाइन ऑफ फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और उनके बीच में फेज एंगल क्या था, कोस का था। तो इस तरह से हमारी ये एवरेज पावर निकल गई है। इसी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट, पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट। इसी इक्वेशन को जब हम देखते थे, हम जिस तरह से हमारे पास यही इक्वेशन अब आई थी, यानी कि पावर की अगर हम बात करें, पावर क्या है, ई की और आई, मतलब कि इसकी वर्चुअल वैल्यू है, जो ये वर्चुअल वैल्यू है पावर की, और ये एक्चुअल वैल्यू है। तो कोस फाई अगर हम निकालें तो ये इसके नीचे चला जाएगा, ये वाली प्रोडक्ट, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पावर फैक्टर आ जाएगा भाई। यानी कि इस तरह एवरेज पावर जो एक्चुअल वैल्यू थी इसकी पी एवरेज थी, दूसरी तरफ हमारे पास क्या था, अपीरेंट पावर, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारी आई थी, जैसे ई वी और आई वी की प्रोडक्ट थी, गुणा में पावर फैक्टर, यानी कि जो हमारा एंगल था कोस फाई, वो क्या पावर फैक्टर है। तो इस तरह से हम फिर पावर फैक्टर निकाल देंगे। तो यानी कि पावर फैक्टर हमारा ट्रू पावर या एवरेज पावर दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। इसको हम ट्रू पावर भी बोल सकते हैं। और बटे में अपीरेंट पावर कौन सी है, जो ई वी और आई वी, अपीरेंट करंट और अपीरेंट वोल्टेज की जो प्रोडक्ट है, बराबर किसके आते हैं, कोस फाई के। अब कोस फाई हमारा एक तरह से इसके बराबर भी आता है भाई। कोस फाई की वैल्यू अगर हम ये इम्पीडेंस ट्रायंगल का यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं भाई, इम्पीडेंस हम जब निकालते थे इस ट्रायंगल में, तो इस तरफ रेजिस्टेंस लेते थे, इस तरफ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का डिफरेंस होता था। तो यहाँ पर हम जब निकालते थे तो कोस फाई क्या होता भाई, कोस फाई जिस तरह से बेस बटे में हाइपोटेनस होता है, यानी कि आर बटे में जेड, और जेड की वैल्यू ये लेके चलते हैं हम, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी। तो इस तरह से इसके बराबर भी होता है, यानी कि ये आर है और ये क्या है, इम्पीडेंस है। पावर फैक्टर को हम इसके बराबर भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस बटे इम्पीडेंस के बराबर। अगर नॉन इंडक्टिव सर्किट हो जाए, मतलब एक्स एल और एक्स सी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस केस में सिर्फ क्या बच जाती है, रेजिस्टेंस सिर्फ आर की वजह से बच जाती है। आर का स्क्वायर करेंगे तो आर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 1। तो उस केस में पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाती है भाई, 1 हो जाती है। यानी कि फाई कोस फाई 1 कब हो सकता है, जब फाई क्या हो जाए 0, मतलब दोनों एक ही फेज में हों, मतलब फाई क्या हो जाए 0, करंट और वोल्टेज क्या हो जाए सेम फेज में, उस केस में पावर फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ऐसे ही अगर प्योर इंडक्टर या आइडियल कैपेसिटर हो जाए, तो उस केस में फाई क्या हो जाता है भाई, पाई/2 हो जाता है। तो मतलब कि पावर फैक्टर फिर पाई/2, कोस 90 हो गया, कोस 90 क्या हो गया, मतलब कि 0, उसमें क्या आ जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसके स्पेशल केस हैं, एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर इन फॉलोइंग स्पेशल केस में। जैसे एवरेज पावर हमने ये निकाली थी, पी ए वी ई वी आई वी। अगर हम बात करें एसी सर्किट है आर ओनली क्या है, आर, तो ओनली आर का केस मैंने जैसे अभी यहाँ पे लिया था, ओनली आर का केस, तो उसके केस में फाई क्या आ गया था भाई, 0 आ गया था। और ये जो देखिए इसके केस में अगर आर बचा हुआ था, सिर्फ ये क्या आया था, 0 आया था, तो फिर ये कोस 0, ये 1 हो गया, ई वी आई वी इसके बराबर वैल्यू आ जाएगी एवरेज की। अगर एसी सर्किट कंटेन ओनली एल, अगर सिर्फ एल है तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे अभी बताया था भाई, इंडक्टर या कैपेसिटर कोई सा भी हो सकता है, तो फाई क्या हो जाता है 90, तो कोस 90 ये 0, तो एवरेज वैल्यू भी क्या होगी, पावर की 0 होगी। ऐसे ही कैपेसिटेंस के केस में भी क्या हो जाएगी, माइनस के पाई/2, ये भी क्या होगी 0। एसी सर्किट कंटेनिंग एल एंड आर, एल और आर दोनों अगर जुड़े हुए हैं तो उस सर्किट के लिए हम टेंजेंट फाई जैसे निकालें इम्पीडेंस एंगल से, टेंजेंट की अगर हम वैल्यू करते हैं तो ये परपेंडिकुलर, इस तरह से सिर्फ हम बात कर रहे हैं एल और आर की। आर के लिए तो रेजिस्टेंस है नीचे वाला, और एल के लिए क्या है, ओमेगा एल है, यानी कि ओमेगा एल बटे में ये, मतलब कि परपेंडिकुलर बटे में बेस किस क्या होता है, टेंजेंट फाई होता है, ओमेगा एल बटे में आर। कोस फाई निकालेंगे इसी में, तो कोस निकालना है तो ये हमारे पास ये बचता है भाई, ये को जिस तरह से आर बटे में हाइपोटेनस से निकालते हैं तो इसका इम्पीडेंस ये आता है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल का स्क्वायर। इस तरह से हम इसका कोस फाई निकाल देंगे और पावर एवरेज में इसकी ये वैल्यू रख देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर सी आर है तो उसके केस में हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, टेंजेंट फाई 1/ओमेगा सी, मतलब कि कैपेसिटेंस वाला
और ये रेजिस्टेंस है, तो उसके केस में ये मल्टीप्लाई किसी साथ हो जाएगा, कैपेसिटेंस मतलब आर बटे इसके साथ, यानी कैपेसिटेंस के केस में फिर आर प्लस आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। अगर तीनों जोड़े हुए हैं एल सी आर, तो कोस फाई फिर क्या हो जाएगा, तीनों की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा एल जी, इसका सारे का क्या है स्क्वायर है। तो अब ये सारे की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे एंगल की जगह, यानी कोस फाई की जगह ये वैल्यू हम रख देंगे फिर। तो इस तरह से एवरेज वैल्यू हम किसी भी केस में निकाल सकते हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।